नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत की कूटनीतिक सक्रियता के बीच सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की दिल्ली यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। राष्ट्रपति हर्मिनी ने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और राजनीतिक साझेदारी को लेकर भविष्य का रोड मैप साझा किया है। दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने कहा कि अब समय आ गया है जब द्विपक्षीय सद्भावना को वास्तविक आर्थिक गतिविधियों में बदला जाए। उन्होंने निजी क्षेत्र और उद्यमों के बीच सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य क्षेत्र को भारत और सेशल्स के बीच संबंधों का एक राजनीतिक स्तंभ बताया। द्विपक्षीय चर्चाओं के केंद्र में हिंद महासागर की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता रही। राष्ट्रपति हर्मिनी ने जानकारी दी कि क्रेडिट लाइन और प्रोजेक्ट आधारित सहायता के माध्यम से विकास पहलों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने वैश्विक मंचों, विशेषकर G20 और ब्रिक्स में भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। मदन दिलावर ने डोटासरा को अपना मित्र बताते हुए कहा कि डोटासरा मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन बेशरम हैं और बेईमान हैं। दिलावर ने आरोप लगाया कि 2000 करोड़ के मिड डे मील घोटाले की जांच जारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि डोटासरा ने कई गुर्गे पहले से ही जेल जा चुके हैं और जल्द ही वे खुद भी इस जांच की लपेट में आ सकते हैं। मंत्री के इस बयान ने प्रदेश के सियासी पारे को गरमा दिया है। डोटासरा मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन बेशर्म और बेईमान है। वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी बातों पर राजस्थान की जनता ध्यान नहीं देती है और ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि पता नहीं वो कहीं ऐसा नहीं हो कि जेल की शिक्षकों के अंदर हो, क्योंकि 2000 करोड़ के घोटाले की मिड डे मील की जांच चल रही। उसमें कई उनके गुरके सामने आ रहे हैं, कई वो भी लपेटे में आ सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से बजरी माफियाओं को खुली चुनौती दे दी है। बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि जनता को परेशान करने वाले माफियाओं का इलाज जारी रहेगा। बेनीवाल ने सोशल मीडिया और जनसभा के जरिए हुंकार भरते हुए कहा कि रिया क्षेत्र में फैला माफियाओं का आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, न थका हूं मैं, न झुका हूं मैं, अन्याय के आगे कहां रुका हूं मैं। बेनीवाल ने दोहराया कि वे किसानों और जवानों के हक के लिए पहले भी लड़ते रहे हैं और आगे भी हर हद से गुजरने को तैयार हैं। उनके इस बयान से क्षेत्र के बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
क्षेत्र के अंदर जो बजरी की इलीगल माइनिंग हो रही थी, आपके यहाँ जो इलीगल माइनिंग बजरी की हो रही है, रिया के बाद अगला नंबर जैतान, भीलवाड़ा, तमाम इलाकों का जहाँ बजरी की इलीगल माइनिंग हो रही है। बजरी लीज की आड़ के अंदर अगर कोई माफिया अवैध माइनिंग करेगा वो बचेगा नहीं, उसका इलाज मैं करूंगा। पहले भी किया था, अब भी किया और आगे भी करूंगा। आपसे मैं स्वयं कुरुक्षेत्र में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने यूजीसी के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। सैनी ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यूजीसी को एक साजिश के तहत रोका गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने ही इस कानून को लाकर अब इस पर रोक लगवा दी है ताकि ओबीसी और अनुसूचित जाति के हक को मारा जा सके। सैनी ने मांग की है कि इस कानून को तुरंत लागू किया जाए ताकि पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिल सके। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। माइक पकड़ लो। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, लागू करो। हमारे बच्चे जब अंक ज्यादा ले आते हैं तो उनको ये रिजर्वेशन या ये बहुत सारे सिपाही जो हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ जुड़ करके इसका पूरे 22 जिलों में हरियाणा के अंदर ज्ञापन देने के लिए आज एक कड़ी में हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए डीसी को आए हैं कि ये यूजीसी बिल तुरंत लागू किया जाए। 90% वोट बैकवर्ड क्लासेज ने मोदी को और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, नायब जी को दे रखी है और इस बिल से अगर सरकार 10% मनुवादियों के दबाव में आकर के, जिन लोगों ने स्टे ले लिया है क्योंकि वहाँ जज भी उन्हीं का बैठा है, यूनिवर्सिटियों में प्रिंसिपल और वाइस चांसलर उनके बैठे हैं, अब उनको ये डर लग रहा है कि ये तो हमारे खिलाफ वो एट्रोसिटी लगवाएंगे, बच्चों को जेल में भिजवा देंगे। भाई ये किसी के खिलाफ एट्रोसिटी, इसमें निजी शिकायतों को तो प्रिंसिपल और वाइस चांसलर खुद सुनते हैं कि आपके खिलाफ कोई इसका दुरुपयोग होगा, लेकिन सारे कानूनों का दुरुपयोग बिला कदा कहीं ना कहीं अगर कोई करता है, क्या कानून खत्म कर दिए जाते हैं। तो मैं माननीय अपने सर्वोच्च न्यायालय के हमारे न्यायविद उनसे भी विनती करूंगा कि हमारे न्याय की पुकार आपसे है। 19 मार्च को जो फैसला आना है, आपने इस 85% लोगों का भी ध्यान आपने रखना है। आप हमारे गार्डियन हैं और अगर जातिवाद, अगर मनुवाद सर पे चढ़ के बोलेगा, चाहे वो किसी भी रूप में बोले, तो इसको भविष्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी वाले भी समझे, भविष्य में एक वोट भी आपको नहीं मिलेगी अगर आप इसको। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। शौकत अली ने महिला आयोग की अध्यक्ष के जिम जिहाद वाले बयान को असंवैधानिक और आरएसएस का एजेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन लव जिहाद के नाम पर केवल मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। लखनऊ में बाबरी मस्जिद को लेकर लगे विवादित पोस्टरों पर अली ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है, अब तक घर पर बुलडोजर चल चुका होता। मोहन भागवत के सभी हिंदू हैं वाले बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए उन्होंने घोषणा की कि मजलिस 200 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। देखिए, निंदनीय है इस तरीके के बयान देना, और अगर कोई इस तरह संवैधानिक पद पे बैठ करके इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है तो वो बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इस तरीके का कोई मामला नहीं है। हमारे देश के अंदर संविधान है और संविधान हर किसी को इजाज़त देता है। कोई बच्ची अगर 18 साल से ऊपर की है, अगर वो किसी से मोहब्बत करके उससे शादी करना चाहती है तो उसके माँ बाप भी नहीं रोक सकते उसको। ये एक प्रोपेगेंडा है
देश के अंदर कानून बना दिए गए लव जिहाद के नाम पर, और उस कानून का दुरुपयोग मुसलमानों पे किया जा रहा है। ये मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। तो लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा, इस पर मेंशन किया गया है कि मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद तामीर की गई है कि हुमायूं को बेटी मुर्शिदाबाद आएंगे और बाबरी मस्जिद को उठाएंगे आगामी 10 फरवरी के लिए ये देखिए, ये वही लोग हैं जिन्हें देश के संविधान और कानून पर यकीन नहीं है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे। हलफनामा देने के बाद भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई, देश के कानून की धज्जियां उड़ाई और पूरे देश को, पूरी दुनिया में बदनाम किया। तो ये वही लोग हैं। खैर, सत्ता में है, पावर में है, ताकत में है। आज पुलिस भी, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि अदालतें भी इनके दबाव में आकर के काम कर रही हैं। मुझे अफसोस है इस बात का। इस तरीके के बयानात अगर कोई मुसलमान दे देता, इस तरीके की बात कोई मुसलमान कर देता, तो उसके ऊपर अब तक पता नहीं कितनी धाराएं और उसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाते। लेकिन इन लोगों को जो है सरकारी छूट मिली हुई है। ये सरकार के लोग हैं। ये लोग देश में हिंदू मुसलमान गिरी युद्ध करवाना चाह रहे हैं देश के अंदर। एक सवाल ये है कि मुंबई के अंदर आरएसएस का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया, उसमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने शिरकत की है और आरएसएस प्रमुख के जो बयानबाजी की है उन्हें बड़े गंभीरता से यूपी के मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जनसंख्या को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हम दो हमारे दो के नारे को पलटते हुए हम दो हमारे 2 दर्जन का नया नारा दिया। शौकत अली ने अपनी निजी मिसाल देते हुए कहा, मेरे 8 बच्चे हैं और मेरे बड़े भाई के 16 हैं। हमारी 97 वर्षीय माता के 72 नानी पोते हैं। उन्होंने जनसंख्या पर नसीहत देने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग शादी नहीं करते वही ज्ञान दे रहे हैं। अली ने हिंदू समुदाय से भी अपील की कि वे 4 नहीं बल्कि 14 बच्चे पैदा करें ताकि देश मजबूत हो। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान 6-6 बेटे। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? क्यों है? जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4 बच्चे पैदा करो। हम तो कह रहे हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। धौलपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक सपैऊ महादेव मंदिर में आस्था का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फागुन के महीने के साथ ही यहां श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा है। महाशिवरात्रि और 15 फरवरी को लगने वाले विशाल लक्की मेले के लिए नगर पालिका प्रशासन ने कमर कस ली है। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा और पेयजल की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। कांवड़ियों की भी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। यह मंदिर
न केवल राजस्थान बल्कि यूपी, एमपी और दिल्ली जैसे कई राज्यों के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सपा प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ने भी मंदिर पहुंचकर जिले की खुशहाली की कामना की। यह मेला जिले का एक विशाल और प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसे लक्की मेले के नाम से भी जाना जाता है। सभी को हर हर महादेव। आज महादेव की नगरी यहाँ सैंपू महादेव पर यहाँ दंडवत परिक्रमा मैं आज शुरू की थी और बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आप सभी ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना रहे हैं। बहुत जल्द शिवरात्रि आने को है और जो पूरे जिले भर का लक्की मेला यहाँ लगता है सैंपू में, वो मेला भरने वाला है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पधारेंगे। आप सभी भी आकर के महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप आशीर्वाद लें और मेले का। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बाबरी मस्जिद के प्रतीकात्मक निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने निर्माण कार्य और बाबरी यात्रा की घोषणा की है। कबीर के अनुसार 11 तारीख सुबह 10 बजे 1200 लोगों के कुरान पाठ के साथ काम शुरू होगा। मस्जिद को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 12 फरवरी को 235 किलोमीटर लंबी बाबरी यात्रा निकाली जाएगी, जो रात में हटाहर में समाप्त होगी। कबीर ने चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती और वे हर रुकावट का मुकाबला करते रहेंगे। বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন তো 6 ডিসেম্বর হয়ে আছে। আগামী 11 তারিখ বুধবার বেলা 10টা থেকে 1200 মুসলিম সমাজের যারা কোরআনকে মুখস্থ রাখেন, হাফেজ বলা হয়, মৌলানা, কারি, হাফেজ, মুফতি 1200 জন, তারা 10টা থেকে 12টা 2 ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত করবে, অর্থাৎ কোরআন খতম করবে। তারপরেই 12টা থেকে 12:30টার মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ইঞ্জিনিয়াররা এবং যারা নির্মাণ শ্রমিক তাদের উপস্থিতিতে বাবরি মসজিদের কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হবে। কোনো বাধাই আমাকে বাধা আমার কাছে কোনো হবে বলে মনে করি না। কোনো বাধা আসলে সে বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা আমার আছে। আমি কারো বিরোধিতা যেমন করতে চাই না, কেউ আমার সামনে রুখে দাঁড়ালে সেটা কি করে প্রতিহত করতে হয় হুমায়ুন কবিরের জানা আছে। পলাশী মনুমেন্ট থেকে শুরু হবে 235 কিলোমিটার বাবরি যাত্রা। ঠিক 12 তারিখ সকাল 9টায় স্টার্ট হবে। দুপুরবেলায় কোথাও একটা লাঞ্চ ব্রেক হবে, তারপরে আবার শুরু হবে। টোটাল 235 কিলোমিটার লাস্ট গিয়ে 13 तारीखे रात्रि इटा। कोलकाता से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर अपने रुख को और स्पष्ट किया है। कबीर ने संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि जब देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ या बहरामपुर में मंदिर की नींव रखी गई तो उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय संविधान उन्हें अपने धर्म से जुड़े मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार देता है। कबीर के मुताबिक मस्जिद का निर्माण उनके धार्मिक और लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है, जिसे वे आगे बढ़ा रहे हैं। কমনিয়াল আমরা যখন রাম মন্দির হয়েছিল, আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান কেউ তার বিরোধিতা করিনি।
যখন বহরমপুরে রাম মন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে আমরা কেউ বিরোধিতা করিনি। আমাদের মসজিদ করার অধিকার আছে। আমার পুত্র সন্তান হলে তার কি নাম রাখবো সে নাম রাখার অধিকার সংবিধান আমাকে দিয়েছে। সেই সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে আমি যে মসজিদ করছি সেই মসজিদের নামকরণ যখন কমপ্লিট হবে তখন কি হবে। এখন তো একজন হিন্দু ব্যক্তি দুদিন আগে তার যে চিপনি ভাটা একে পাল, তো তিনি নিজে আমাকে ফোন করে বলেছিল আমি বাবরি মসজিদের জন্য ইট দেবো। আমি বলেছিলাম আপনার ওই যে একে পাল এই ইট আমি নিতে পারবো না। তো তিনি নিজে সেই ফর্ম আছে। राजस्थान के 12 जिले में हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति को लेकर गोरक्षकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने युवाओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीखी नाराजगी व्यक्त की है। गोरक्षकों का कहना है कि सरकार हिंदुत्व के नाम पर केवल राजनीति करती है और मलाई खाती है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जनता को हिंदू मुसलमान के झगड़ों में उलझाकर रख दिया है। युवाओं ने स्पष्ट किया कि वे किसी धर्म विशेष को गलत नहीं मानते, बल्कि राजनीति की आड़ में किए जा रहे ध्रुवीकरण के खिलाफ हैं। उन्नाव के बांगरमऊ में आस्था के केंद्र पर दंगई का शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में आरती के दौरान नशे में धुत पिता पुत्र ने जमकर उत्पात मचाया। मंदिर के पुजारी सतीश शुक्ला का आरोप है कि आरती के समय मोहल्ला गढ़ी निवासी विद्यासागर और उनका बेटा शराब के नशे में बाइक लेकर मंदिर परिसर में घुस आए। भीड़ के बीच जबरन बाइक निकालने का विरोध करने पर आरोपियों ने पुजारी और श्रद्धालुओं के साथ न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि उन्हें पेट्रोल से जलाने और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित पुजारी ने पुलिस को तहरीर देकर सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सिस्टम को आईना दिखाने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां पर मौलवीगंज वार्ड में बीजेपी पार्षद को अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। वार्ड में भरे नाले के गंदे पानी के बीच कुर्सी डालकर पार्षद विरोध कर बैठ गए। और हैरानी की बात यह है कि यूपी में सरकार बीजेपी की है और मेयर भी बीजेपी के हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से खुद पार्षद परेशान है। नाले का गंदा पानी सड़कों पर भरने की शिकायत कई बार नगर निगम
में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर पार्षद गंदे पानी के बीच बैठ गए और नगर निगम के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह प्रदर्शन सीधे तौर पर लखनऊ नगर निगम के बेलगाम अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल या निशान उठा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। इस्लामाबाद के कुम्हार माजरा निवासी 32 वर्षीय संदीप सिंह की अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। 2019 में सुनहरे भविष्य के लिए अमेरिका गए संदीप का ट्रक टेक्सास में एक खड़ी ट्रेन से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। घर की खुशियां मातम में बदल गई, क्योंकि संदीप का अभी 6 महीने का बेटा है। परिवार को हाल ही में इस अनहोनी की सूचना मिली। बुजुर्ग मां और बड़े भाई का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी और बहन भी अमेरिका में ही है, इसलिए परिवार ने संदीप का अंतिम संस्कार अमेरिका में ही करने का फैसला लिया है। मुरादाबाद के कटगढ़ थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने कानून को ताक पर रखकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना गली नंबर 1 हाजी मुतियांज बिल्डिंग के पास की है, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह दबंग साजिश आजम और साकिर पीड़ित युवक को लात घूंसों से बुरी तरह पीट कर मार रहे हैं। क्षेत्र में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें न पुलिस का खौफ है और न ही कानून का डर। पीड़ित ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले की तहरीर पुलिस को दे दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उन्नाव के पूर्वा थाना क्षेत्र से खबर है, जहां एक तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़े मजदूर की जान ले ली। मिर्री चौराहे के पास हुए इस हादसे ने एक गरीब परिवार का सहारा छीन लिया। टिकरकला गांव के 53 वर्षीय रमाकांत पल्लेदारी का काम खत्म कर दिया। घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी एक अनियंत्रित छोटा हाथी वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। रमाकांत ही अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उनकी मौत से पत्नी और बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने आरोपी चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की भी मांग की है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।